गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स में स्टार्ट करने वाले आज का, जैसे आप देख रहे हैं, डेली सीरीज अपनी चल रही है। तो इसी सीरीज़ के अलावा मैं आपको ललन टॉप जी के सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी को कवर करके लेके आऊँगा मैं। तो अगर मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया करके मेरे इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। लश्करे चाहे कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में यूनेस्को ने एक अवार्ड दिया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है किसको? रामबाग गेट और प्राचीरों को संबंध किससे है? तो ये पंजाब से संबंधित है ना। पहले आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन अब देखेंगे। यूनेस्को ने अभी हाल ही में सांस्कृतिक पुरस्कार 2023 घोषित किए हैं। इसमें भारत की विरासतों को भी प्राइज़ मिला है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पंजाब के रामबाग गेट और इसके प्राचीर को मिला है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की बात करूँ मैं, तो ये 2000 में शुरू हुआ था। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में भारत की कितनी साइड है? तो 15 है। 15वें नंबर पर अभी है गरबा, शामिल हुआ है। अमूर्त धरोहर बन चुकी है। तो भारत की कितनी अमूर्त धरोहर है यूनेस्को में? तो 15 है। याद रखिएगा कितनी है? 15 है हमारी। ठीक है। विश्व धरोहर में या वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है? 42 है। टोटल अभी भारत की वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत या विश्व धरोहर कितनी हो चुकी है? 42 हो चुकी है। 42वें नंबर की अभी हाल ही में हुई है, उसका नाम है होयलेश्वर मंदिर। ये होयलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज है। 41वीं बात करता हूँ मैं। 41वां विश्व धरोहर शांति निकेतन है। ये पश्चिम बंगाल में। तो इस शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के कितने शहर शामिल है? तो पहले बता दूं कि भारत के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो है कोझिकोड, ये केरल में आता है। दूसरा है ग्वालियर, ये एमपी में। वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज है। ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आज का दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस का JN1 केरल और कर्नाटक में बहुत फैल रहा है ये वायरस। तो इसको मैं बता दूं, ये कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है। JN.1 सब वेरिएंट है ये। समझ गए ना आप किसका? ओमिक्रॉन का। अगला देखेंगे, WHO की बात करते हैं। WHO तो WHO 3 तरह से किसी बीमारी पर नज़र रखता है। कितने प्रकार से नज़र रखता है? तो 3 प्रकार से नज़र रखता है। पहला होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी JN.1 आया है। दूसरे नंबर पर, मतलब ये नॉर्मल है, अभी इसका इफेक्ट या प्रभाव देखा जा रहा है, क्या इसके प्रभाव है, कितना फैल रहा है, ये सब देखा जा रहा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। फिर वेरिएंट ऑफ अंडर मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग में आएगा कि इसके रिजल्ट कितने, क्या हो रहा है, क्या मतलब सारी चीज़ें देखी जाएगी। लास्ट वेरिएंट होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसी बीमारी को या किसी वायरस को WHO घोषित कर देता है, तो समझ लाओ कि वहाँ पर बहुत गंभीर समस्या हो गई है। क्योंकि ओमिक्रॉन जब आया तो आपने देखा होगा, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई उस समय। तो JN
1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये पहली स्टेज पर अभी घोषित किया गया है। अब अगला देखेंगे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले बात बता दूं कि निकट दृष्टि दोष जो है नॉर्मली बुढ़ापे में नहीं देखा जाता है, ये बच्चों में या जवानी में देखा जाता है ये दोष। इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है लेकिन पास की दिखती है, इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया में क्या होता है, पास की वस्तु तो साफ दिख जाती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, क्लियर नहीं दिखती है, तो इसे हम मायोपिया कहते हैं। इस बीमारी को या इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष, अगला देखेंगे हम दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में पास का दिख जाता है लेकिन दूर का नहीं दिख पाता है। दूरदृष्टि दोष ये कौन सा लेंस का प्रयोग है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे हटाया जा सकता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ये समस्या बुढ़ापों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती लेकिन दूर की दिख जाती है, पास की साफ नहीं दिखेगी दूर की दिख जाएगी, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। किस रोग को हैंसन रोग कहते हैं। हैंसन रोग कुष्ठ रोग को कहते हैं या लेप्रोजी को कहते हैं, और ये एक जीवाणु जनित रोग है। किस रोग को काली मौत कहते हैं, तो प्लेग को काली मौत कहते हैं या जीवाणु जनित बीमारी है ये। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 कानून को प्रतिस्थापित करेगा। अभी संसद में एक राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 पारित हुआ है। ये जो पारित हुआ पिछले 38 साल पुराना कानून को रिप्लेस करेगा। पिछले 38 साल पुराना कानून को ये रिप्लेस करेगा। इस कानून को अश्वनी वैष्णव जी, या कानून नहीं कहेंगे, अब तो कानून बन चुका। जब बिल आता है, जब सबसे पहले कोई कानून के लिए स्टार्टिंग होती है तो उसे हम बिल कहते हैं। जब बिल पास हो जाता अधिनियम होता है, और अधिनियम से जब राष्ट्रपति साइन हो जाता है तो फाइनली वो कानून बन जाता है। तो पहली स्टेज बिल ही कहलाती है। तो ये बिल लेके कौन आया था, तो ये अश्वनी वैष्णव जी लेके आए थे। अश्वनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री के साथ ये आईटी मंत्री भी है, और यह आईटी से संबंधित ही कानून है। ये कानून भारतीय टेलीग्राफ 1885 के कानून को रिप्लेस करेगा। 1885 मतलब 138 साल पुराना कानून को ये रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। जब से इतना ही वही कानून चल रहा था। इस कानून में नए क्या क्या पॉइंट रखे हमने, तो पहला ये रखा कि इस कानून में फर्जी सिम किसी के पास अगर मिलती है तो 3 साल की सज़ा होगी और 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, इस नए कानून के हिसाब से। इससे साइबर अटैक कम होगा, साइबर अटैक पर कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैंने किसी के नाम से सिम उठा ली और मैं किसी को भी धमकाने लग गया, या मैंने किसी को भी कुछ करने लग गया, तो कुल मिला के धमकाना या साइबर अटैक करना, मतलब मेरी सिम से, मतलब इस हिसाब से बना के मैं किसी को भी मैसेज डाल दूंगा। जैसे आपने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया के नाम से मैंने मैसेज डाल दिया, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करिएगा नहीं तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। तो बंदा तुरंत लिंक पे क्लिक करता है तो सारी जानकारी मेरे पास आ जाती है। अब मुझे डर इस बात का नहीं है क्योंकि मैं फ़र्जी सिम चला रहा हूँ, ठीक है। तो फ़र्जी सिम चलाने वाले ज़रा समझ जाओ, 3 साल की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना है नए कानून के हिसाब से। अच्छा है। अगला, अगर कोई आपातकाल की स्थिति अगर आती है तो भारत सरकार को पूरा हक है इस कानून के हिसाब से कि वो आपका नेटवर्क तुरंत बंद कर सकती है, नेटवर्क मोबाइल सब बंद कर सकती है। अगला तीसरा पॉइंट है OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की सेवाएं टेलीकॉम से बाहर कर दी गई है। चलिए अगला देखेंगे नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन, ये नारी शक्ति वंदन क्या है, तो नारी शक्ति वंदन योजना जो है ये प्रस्तुत किसने की थी, तो ये प्रस्तुत करने वाले जो है कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रस्तुत किया था। अर्जुन मेघवाल ने प्रस्तुत किया था। अधिनियम जो है 106वां है, बिल नंबर 128वां है,
कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा इसमें नारी शक्ति वंदन में? 33% आरक्षण मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं को। किसको मिलेगा? ये महिलाओं को मिलेगा। हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले देखेंगे कौन से क्रम का ये 6वें नंबर का है। किसको मिला? सुकृता पाल को मिला है। किसके लिए मिला? साल्ट एंड पेपर के लिए मिला है। इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में हुई थी। 2018 में हुई थी। अगला देखते हैं हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव जी को मिला है। किसके लिए? मुझे पहचानो। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में नॉर्वे के जान फासे को मिला है। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? पुष्पा भारती को मिला है। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो पुष्पा भारती को मिला। किसके लिए मिला? इनका उपन्यास है यादें और तेरी यादें। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो पहले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में दिया गया है इस बार। कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था। इंग्लिश में नीलम जी को मिला। किसके लिए मिला? जानकी उपन्यास के लिए मिला। नीलम जी को किसके लिए मिला? जानकी उपन्यास के लिए मिला। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु के इराड में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को होता है। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ी रात कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है, मतलब कल ही हुई थी। 16 घंटे की रात हुई थी और 8 घंटे का दिन हुआ था। विषुव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? विषुव बोलो या इसको हम इक्विनॉक्स भी बोल सकते हैं। विषुव या इक्विनॉक्स मतलब जब साल में दिन और रात बराबर हो जाए तो इक्विनॉक्स कहते हैं उसको। साल में 2 ही दिन ऐसे आते हैं जब दिन और रात बराबर होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को साल में दिन और रात बराबर होते हैं। इसे इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपसोर क्या है और उपसोर क्या है। तो अपसोर और उपसोर की स्थिति की बात करते हैं। तो उपसोर न्यूनतम दूरी होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर न्यूनतम दूरी होती है तो इसे हम बोलते हैं उपसोर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो इसे बोलते हैं अपसोर। तो उपसोर कब होता है? 3 जनवरी को होता है और अपसोर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा बन गया? तो पूरे भारत की सोलर पार्क क्षमता 10,401 मेगावाट है पूरे भारत की। इसमें टॉप 1 पर राजस्थान है 3065 मेगावाट, सेकंड पर आंध्र प्रदेश है 3050, थर्ड पे कर्नाटक है और फोर्थ पे हमारा एमपी है। अगला देखेंगे जूल, अर्ग, कैलोरी और वाट में सबसे इनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो वाट नहीं है क्योंकि वाट एक शक्ति का मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण में कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है? सूर्य पर जो ऊर्जा निर्माण होता है इसके लिए कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है सूर्य में। परमाणु बम में अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम में संलयन अभिक्रियाएं होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में कौन सी भारतीय महिला शामिल हुई है? तो ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर का है लुजोन, स्विट्जरलैंड में है ये। इसके फाउंडेशन में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय महिला है वीटा दानी। कौन है? वीटा दानी।
अगला देखेंगे हम, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का विजेता कौन बना है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का विजेता डोमराजू गुकेश बना है। और कौन हारा है? अर्जुन एरिगेसी को हराया है। अगला 9वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 9th क्वेश्चन की बात करें हम, तो हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की? हाल ही में देखो, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति जिसका नाम है आस्ट्रोपेलिन हेलानिची, इसके किससे संबंध है? तो ये एक समुद्री मकड़ी है। अंटार्कटिका में खोजी गई एक प्रजाति है जिसका नाम है आस्ट्रोपेलिन हेलानिची है। इसका संबंध है समुद्री मकड़ी से। चलिए दोस्त, आज करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सपोर्ट करें, लाइक कर, शेयर करें, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ललन टेप सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।